राम राम जी। बाबा रामदास, बाबा की खरी खोटी, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कुछ लोग आपके पास आ जाएं कि जी हमारे पास भैंस बांधने वाला सिक्कड़, चेन होती है ना जिसमें भैंस को बांधते हैं, बोलिए हमारे पास ये भैंस बांधने वाली चेन है, अब आप एक काम करो हमें भैंस दे दो। तो बोले जी मैं कहां से दे दूं भैंस? बोले क्यों नहीं दोगे जी, हमारे पास ये सिक्कड़ है। बोला भाई सिक्कड़, तुम्हारे पास सिक्कड़ है इसलिए तुमको भैंस दे दे। बोला कहां से लाए सिक्कड़? बोला जी बाजार से लाए। बोला क्यों लाए, क्यों लाए तुम सिक्कड़ खरीद के? बोले जी दुकानें खुली हुई इतनी सारी। तो चूंकि बहुत सारी सिक्कड़ की दुकान खुली हुई है मार्केट में, इसलिए मैं एक सिक्कड़ खरीद के ले आया। अब सरकार के सामने धरना दे रहा हूं कि मुझे नौकरी दो, मतलब भैंस दो। सिक्कड़ क्या है? एक डिग्री। कहां से मिली? दुनिया भर के कॉलेज खुले हुए हैं, वहां से मैंने एक डिग्री ले ली। अब सरकार को धरना दे रहा हूं कि मुझे सरकारी नौकरी दे दो। दिस इज द ट्रेंड टुडे। आज हमारे देश में यही ट्रेंड है। दुनिया भर के बेरोजगार डिग्रीज लिए घूम रहे हैं और सरकार को बोल रहे हैं हमें नौकरी दो। पंजाब में भी यही हुआ। चन्नी साहब की गवर्नमेंट थी पिछली सरकार की, जब अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चन्नी साहब को सीएम बनाया, 4-5 महीने बाकी थे चुनाव में, तो चन्नी साहब ने आते ही डिक्लेयर कर दिया हम नौकरियां बांटेंगे। मतलब नौकरी देने का एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, एक सेट तरीका है सरकार का। पुराने जमाने में तो कांग्रेस में तो सिर्फ पर्ची पे लिख देते थे नौकरी मिल जाती थी। इस पे भी अलग से एक किस्सा बताऊंगा कि पुराने जमाने में नौकरियां कैसे मिलती थी। वैसे 1-2 वीडियो मैंने इस पे शायद बनाई भी है। पर आजकल नौकरी देने का बड़ा लंबा, बड़ा टीडियस प्रोसेस है। ऐसे ही नहीं किसी को नौकरी दे सकते आप भारत सब में अब। पर चन्नी साहब ने कहा था, तो चन्नी साहब बोले था आपने नौकरी का वादा कर दिया, टाइम तो बहुत कम है। बोले हम 100 दिन के अंदर नौकरी देने का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। कैसे? बोले सिर्फ रिटन एग्जाम लेंगे और जो मेरिट बनेगी उस पर नौकरी दे देंगे। तो बोले जी वो रिटन एग्जाम कौन लेगा? बोले कमेटी बना देंगे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की और पंजाबी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की एक कमेटी बना देंगे। नौकरी क्या दीजिए? असिस्टेंट प्रोफेसर की। अच्छा जी। तो लोगों ने कहा सर कि पर इसका एक संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। समझदार लोगों ने समझाया कि जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है तो यूजीसी की नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और एक और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी की नौकरी देने के लिए पीपीएससी है, पंजाब प्रदेश सर्विस कमीशन, चयन आयोग। वो चयन आयोग को ही हक है ग्रेड ए और ग्रेड बी की नौकरी देने का। चयन आयोग ही पूरी भर्ती की प्रक्रिया फॉलो करेगा, आप नहीं कर सकते। आप उसको बोलो कुछ ना होता कर दो, ओ कुछ नहीं होता कर दो। तो यूजीसी की नॉर्म्स और पीपीएससी की नॉर्म्स को नजरअंदाज करके चन्नी साहब ने एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया। अच्छा, सिर्फ रिटन टेस्ट पे नौकरी मिलेगी और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और जो इंटरव्यू होता है, बोले इंटरव्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इंटरव्यू? चयन की जो समिति थी उसने बोला कि सर अगर सारा दिन काम करेंगे ना तो भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों का हम इंटरव्यू ले पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू लेने में टाइम लगता है ना भाई। आप मैक्सिमम 8 घंटे ही तो काम करेंगे,
जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी मशीन थोड़ी ना है, उसका भी तो दिमाग लगता है। उसने एक कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करके उसके पूरे एप्टीट्यूड को, उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज करके चयन करना है। कोई रोबोट थोड़ी ना है वो, तो उसकी भी तो काम करने की एक क्षमता है। तो अगर वो सारा दिन भी, अगर वो चयन समिति जो इंटरव्यू का बोर्ड है वो काम करेगा तो 20 लोगों का इंटरव्यू लेगा। 1200 वैकेंसीज हैं तो कितना सर, 60 दिन तो मिनिमम चाहिए, सिर्फ 60 वर्किंग डेज इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। और आपने कहा है 100 दिन में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। अरे भाई पहले एडवर्टीजमेंट निकालोगे, लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें भी आपको कम से कम 10 से 15 दिन का समय देना पड़ेगा कि भैया 15 दिन के अंदर फॉर्म भरो। फिर जो फॉर्म होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, फिर आप रिटन टेस्ट के लिए रोल नंबर भेजोगे, क्वेश्चन पेपर बनवाओगे, वो सारी प्रक्रिया, उसमें भी हफ्ता 10 दिन लगेगा। उसके बाद जब वो जो रिटन टेस्ट ले लोगे तो उसकी कॉपी एवेल्युएशन में भी तो 10-15 दिन लगेगा, क्योंकि 1200 एप्लीकेशन सीट्स के लिए कई कम से कम 1 लाख कैंडिडेट आएगा, तो 1 लाख कापियां भी तो चेक करोगे। उसके बाद इंटरव्यू की बारी आएगी, तो ये तो 6 महीने से ऊपर का प्रोसेस है। आपने तो, और इतने में चुनाव हो जाएंगे, कोई लिवरेज नहीं मिलेगा। फिर आखिर में 45 दिन में आचार संहिता लग जाती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो टाइम कहाँ है आपके पास? उन्होंने बोला कोई नहीं, करते हो इंटरव्यू ना ले। बोला सर चैलेंज हो जाएगा कोर्ट च। बोला कुछ नहीं होता, वो देखी जाएगी, कर दो। कर दिया, 1158 लोग सेलेक्ट कर दिया, सब कुछ साइडलाइन करके अपनी मनमानी से चन्नी साहब ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन कर दिया। कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, जो देना ही था। जब आपने किसी नॉर्म को पूरा ही नहीं किया और रिटन टेस्ट लिया और सबको सिलेक्शन दे रहे हो, तो इसमें हो सकता है आपने पता नहीं क्या गड़बड़ी की होगी, क्या होगा। आपने जो सेट प्रक्रिया है, नॉर्म है, उसको फॉलो क्यों नहीं किया? इस आधार पे हाई कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। अब गुरुजी लोग असि पढ़े लिखे हैं, मेरे को डिग्री आ, मैनू नौकरी दियो, मैनू तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, मैनू नौकरी दियो, मैनू ज्वाइन कराओ। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया जी नहीं, आपकी तो चयन प्रक्रिया इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किस बात की नौकरी, कैसी नौकरी? चयन प्रक्रिया प्रॉपर होगी तब मिलेगी प्रॉपर नौकरी, आपका तो सिलेक्शन ही गलत हुआ है, नौकरी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके साथ कुछ लाइब्रेरियंस की भी वैकेंसी थी। तो ये श्रीमान जी लोग पिछले 5 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं। अच्छा, हर जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा बेरोजगार सरकारी नौकरी का दुराग्रह करता है, उसका एक ही तर्क है, क्योंकि मेरे पास डिग्री है, वही बाजार से खरीद के मैं सिक्कड़ लेके आया हूं, इसलिए सरकार मुझे 20 लीटर दूध देने वाली एक भैंस दे दे। क्यों दे दे भाई? क्यों मेरे पास सिक्कड़ है। तेरे को नौकरी क्यों दे दे भाई? क्योंकि मेरे पास डिग्री है। अब प्रॉब्लम यह है सर कि इस देश में करोड़ों लोग एक डिग्री लिए हाथ में घूम रहे हैं। फैक्ट यह है कि कुछ नहीं आता जाता, योग्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है। और हमारे देश में हायर एजुकेशन की डिग्रियां कैसे बांटी जाती है, इसके तो मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो बिहार में एक याद है आपको, एक कांड हुआ था जिसमें जो टॉपर थी, उसका जब पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया तो उससे पूछा गया आपके सब्जेक्ट क्या है, तो वो कहती मैंने इंटरमीडिएट में मेरे पास प्रोडिगल साइंस था। प्रोडिगल साइंस ये आज तक जो है ये चुटकुला बना हुआ है कि हमारी लड़की ने प्रोडिगल साइंस में बीए किया है। द वर्ड वाज पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। पर उस लड़की को अपने सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता था और उसको 12th में टॉपर निकाला हुआ था बिहार बोर्ड ने। सर ये कहानी सिर्फ बिहार बोर्ड की नहीं है।
आई एम इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। पिछले 35 साल से हमने यही देखा है कि जो लोग बीए एमए करके आते हैं, बीटेक एमटेक करके आते हैं सर, उनको अपने सब्जेक्ट की ABC भी नहीं मालूम। आज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लोग बीटेक की डिग्री लिए है ना, वो कहते हैं सर उनको अपने सब्जेक्ट की ABC नहीं मालूम। अच्छा, ये बात सिर्फ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नहीं है। आप जब ऊपर लेवल पे जाते हो तो कहते हैं सर हमारे IITians को कुछ नहीं आता। The industry leaders they are not happy with the quality of IITians। तो कहते हैं यार इनमें ये सिर्फ डिग्री लेके आते हैं, इनको बहुत ज्यादा अभी पढ़ाने की जरूरत है, ये सिर्फ रटे रटाए तोते हैं। हमारे IITians तक ज्यादातर कुछ होते हैं बहुत ब्रिलियंट, बहुत सारे रट्टू तोते निकाल रही है। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ मार्क्स स्कोर करने का एक ही तरीका है, रटो और क्वेश्चन आंसर शीट पे वॉमिट कर दो। आप जितने बढ़िया और सदे सदाए प्रश्न आते हैं। ये मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं जो प्रॉपरली एग्जाम लेके प्रॉपरली कॉपी चेकिंग, और हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हजारों हैं। यूपी की तो इतनी है, यूपी बिहार की मैं नाम नहीं मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि बीए एमए में आप कॉपी में कुछ भी लिख दो, एनीथिंग, कुछ भी, मतलब शाहरुख खान की किसी फिल्म की कहानी लिख दो, लिखो इंग्लिश में, तो यूनिवर्सिटी आपको 55% नंबर देके पास कर देगी। आपको मेरी बात में विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा ना? यूपी में ऐसी 50 यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप अपनी कॉपी में कुछ भी लिख दो, आपको 55% मार्क्स मिल जाएंगे। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये काम किया है। ये तो है आपकी हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड। फिर ये लोग जब वो डिग्री लेके आते हैं फिर बोलते हैं हमको नौकरी दो। अच्छा, नौकरी कौन सी चाहिए इनको? सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। ये सब जब भी हड़ताल करेंगे सरकारी नौकरी के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, वो सैलरी चाहिए, काम धाम कुछ करना न पड़े, अकाउंटेबिलिटी हो नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी हो नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं, और जी 30 तारीख को मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1 लाख रुपीज। ओह, मजे आ गए, काम धाम कुछ करना नहीं, नौकरी चल रही है। अच्छा, इसी एजुकेशन के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में यह हालत है कि हम लोग वी आर रनिंग स्कूल्स, टीचर्स नहीं मिलते सर। ये एमए पास लोग, ये एमए बीएड एमएड डबल एमए 3rd क्लास को नहीं पढ़ा सकते अपना सब्जेक्ट। एनसीईआरटी की 3rd क्लास की बुक पढ़वाने के लिए एमए बीएड टीचर्स को बकायदा सिखाना पड़ता है कि अरे भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा लो, ये नहीं यार ये नहीं ऐसे ऐसे पढ़ा लो। ये स्टैंडर्ड है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं इंग्लिश की एक टीचर का इंटरव्यू ले रहा था। 8th क्लास को, 8th 9th 10th को इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमें टीचर चाहिए थी। इसी पंजाब की बात है। तो एक मैडम आई, वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने पूछा हाँ जी व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? ओह, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। वेरी गुड। मैंने कहा वी हैव अ वैकेंसी फॉर इंग्लिश टीचर। तो मैंने कहा व्हिच बुक आर यू रीडिंग दीज डेज? तो वो ना बिल्कुल शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। मैंने कहा आजकल आप कौन सी पुस्तक पढ़ रही हैं? सर आजकल टाइम को नहीं मिलता, ये वो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वैसे व्हाट आर योर फेवरेट ऑथर्स? आपके पसंदीदा लेखक कौन थे? कहती ओह शेक्सपियर इज बैड। मैंने कहा डोंट गिव मी अ क्लैप। शेक्सपियर कभी भी किसी का भी पसंदीदा ऑथर नहीं है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि एमए में उसका नाटक लगा होता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ओके बताइए शेक्सपियर के अलावा आपने अंग्रेजी साहित्य की कौन कौन सी किताब पढ़ी है? ब्लैंक। मैंने कहा आपने कभी तो कोई किताब, मैंने कहा आपका इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश में आखिर क्या पढ़ती हैं? एंड शी वाज एमए बीएड।
और एमए में भी मतलब पंजाब के किसी यूनिवर्सिटी से अच्छे मार्क्स वाली एमए बीएड, और पिछले 10 या 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस सीबीएसई स्कूल का। मैं उस टीचर का इंटरव्यू ले रहा था। मैंने पूछा भाई इंग्लिश इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप व्हाट डू यू रीड? कहते नहीं सर टाइम ही नहीं मिलता, ये है वो। मैंने कहा तुम कैसी टीचर हो, तुम पढ़ती ही नहीं खुद कुछ, क्या पढ़ाती होगी? अच्छा, मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ दो, गिव मी द नेम ऑफ 10 ऑथर्स, मतलब अंग्रेजी भाषा के किन्हीं 10 लेखकों का नाम बता दो, किन्हीं 10 लेखकों का। सर वो 10 ऑथर्स नहीं गिना पाई, एंड शी वाज अ टीचर ऑफ अ सीबीएसई स्कूल फॉर द लास्ट 12 इयर्स। जी हाँ, आपकी शिक्षा व्यवस्था का, आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स का ये लेवल है शिक्षा में। और ऐसे लोग कहते हैं कि सरकार हमको पक्की नौकरी दे जिसमें सैलरी 1.5 लाख रुपए हो। जी, और हम प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, टीचर्स नहीं मिलते। जो टीचर्स मिलते हैं ना, वो दर्जा 3 पढ़ाने लायक नहीं होते, बड़ी मुश्किल से। मतलब जिसको अच्छा टीचर मिल जाए तो हम कहते हैं वो भाग्य है, मतलब वी आर सो लकी है, भगवान एक अच्छा टीचर आया। ये हालत है हायर एजुकेशन। अच्छा, एक और आपको बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं। एक बीएड कॉलेज में, वहां पे फैकल्टी टीचर्स की मतलब रिक्रूटमेंट होनी थी। तो यूनिवर्सिटी का ये प्रोसेस है कि वो मैनेजमेंट को बोलते हैं कि आप अपने यहां इंटरव्यू कंडक्ट करके एक पैनल बना के आप कुछ टीचर्स को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, फिर यूनिवर्सिटी से एक पैनल आएगा और वो उन टीचर्स को, शॉर्टलिस्टेड टीचर्स का इंटरव्यू लेके आपका अपॉइंटमेंट फाइनल कर देगा। बीएड कॉलेज के टीचर्स के अपॉइंटमेंट थी। तो साहब कॉलेज ने प्रारंभिक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। जब प्रोसेस कंप्लीट कर दिया तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से वहां के एक रजिस्ट्रार और एक और डीन टीचिंग, ये 2 लोग आए इंटरव्यू लेने। तो कॉलेज के चेयरमैन सर और कॉलेज के प्रिंसिपल ये लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक एक करके कैंडिडेट्स को बुलाया। तो जो डीन थे और जो रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने इंटरव्यू लिया सबका। जब इंटरव्यू हो गया, सब कैंडिडेट्स बाहर चले गए, तो डीन सर ने चेयरमैन सर से पूछा कि चेयरमैन साहब, यही कूड़ा मिला है आपको सिलेक्ट करने के लिए? मतलब उन्होंने उन कैंडिडेट्स को कूड़ा बता दिया। तो चेयरमैन वाज अ वेरी श्रूड बिजनेसमैन, वेरी सीनियर एंड अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन एंड अ बिग बिजनेसमैन। आखिर इतना बड़ा कॉलेज चलाना कोई छोटे मोटे आदमी तो काम है नहीं। तो उसने बोला सर एनीथिंग एल्स, एनी अदर कमेंट यू वांट टू मेक? कहता नो। तो उसने कहा कि सर मुझे जरा वो रिज्यूमे दीजिए। उसने बोला सर जिस लड़की को आपने कूड़ा बताया है वो आपकी यूनिवर्सिटी में, ये देखिए उसने 80% मार्क स्कोर किया है आपकी यूनिवर्सिटी से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। अगला रिज्यूमे, सर ये देखिए 78% का कैंडिडेट है, आपकी यूनिवर्सिटी ने उसको 78% मार्क्स दिए हैं। तो यू मीन टू से कि आपकी यूनिवर्सिटी का 80% स्कोर करने वाला स्टूडेंट कूड़ा है? मतलब आप कूड़े को 80%, आपने खुद कहा ये क्या कूड़ा इकट्ठा कर लिया, वो कूड़ा आपका ही है। वो डीन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जिसको आपने 80% मार्क्स दे रखे हैं, उसको आप खुद बोल रहे हो कूड़ा है। अरे भैया कूड़ा है तो इसको 33% से नीचे देके फेल कर देते। 80% आपका स्टूडेंट है और ये हमने बेस्ट छांटे हैं, तो आप अपने 80% और आप अपने टॉपर्स को कूड़ा बोल रहे हैं। तो हे भगवान, आपका 40% कैसा होगा डीन सर? ये है। अच्छा एक बात बता दूं आपको, ये जिन यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूं, दीज आर वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। यूपी वालियों का तो हे भगवान वही प्रोडिगल साइंस है। मेरे पास एक यूपी में भी एक काशी विद्यापीठ का एक एमए इंग्लिश आया था, आज से बहुत पुरानी बात है। इस पे मैंने तो स्टोरी भी लिखी है इस पे। मेरी बड़ी फेमस स्टोरी है राजेंद्र प्रताप टिरपुल एमए। यस, वो ट्रिपल एमए था।
ट्रिपल एमए भी के पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट से काशी विद्यापीठ से एमए था वो लड़का। उसके बाद बीएड एमएड पता नहीं क्या करके आया था। और हम गांव में गुरुकुल नुमा पेड़ों के नीचे बिठा के पढ़ाते थे, तो हमारे पास आया था। तो मैंने पूछा, ये एक्चुअल नाम था राजेंद्र प्रसाद। मैंने बोला हाँ जी क्या? बोले जी इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा किस क्लास को पढ़ाएंगे? बोले सर 10वीं 12वीं तक सब पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा जी हमारे पास तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने अपने एक टीचर से बोला कि जरा 3rd क्लास की एनसीईआरटी की बुक लेके आओ। तो उसका पहला लेसन, उसमें पता नहीं एक वर्ड था बीच, BEACH बीच। तो गुरुजी जो है बीच में फंस गए। बोले सर ये बीच का मतलब मुझे नहीं पता। मैंने कहा कोशिश कीजिए। तो कुतिया होती है क्या? मैंने कहा बेटा वो बिच होती है। ये बीच है, बीच समुद्र तट होता है। सर ट्रिपल एमए काशी विद्यापीठ का एनसीईआरटी की 3rd क्लास की बुक के फर्स्ट चैप्टर में फेल हो गया था। ये लोग फिर धरना देते हैं मुख्यमंत्री की कोठी पे कि हमको 1.5 लाख रुपए की सरकारी नौकरी दो। तो सब वो धरना पंजाब में पिछले 5 महीने से चल रहा। असली ये तो यार मैं अब तक भूमिका ही बनाता रह गया, असली स्टोरी तो अब शुरू हुई है, जो मुद्दा है। तो सर स्टोरी ये है कि वो जो 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा था, उसमें एक मैडम ने आज से 5-7 दिन पहले रोपड़ की रहने वाली थी और सरहंद कनाल में उन्होंने छलांग लाती ते रब नू। तो सर अब वो 1158 जो कैंडिडेट है, वो हमारे पंजाब के जो शिक्षा मंत्री है, उसकी कोठी के सामने पिछले 2 महीने से धरना दे रखा है उन्होंने कि सानू नौकरियां दो। अब बेचारा शिक्षा मंत्री कहां से नौकरी दे देगा यार? हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने उस नियुक्तियों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के रद्द कर दिया। भाई शिक्षा मंत्री कहां से दे देगा? अब हाई कोर्ट जाओ यार, सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, वहां से अपना क्लियरेंस कराओ, वहां से भी पक्का वही होना है। जब आपने ड्यू प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया तो कहां से सुप्रीम कोर्ट तुमको नौकरी दे देगा? तो इन्होंने साहब वो धरना लगा रखा उसके सामने। तब तक ये मैडम नहर में कूद गई। अब इन्होंने कहा चूंकि तुमने नौकरी नहीं दी इसलिए हमारी मैडम नहर में कूदी है। अगर तुम नौकरी दे देते तो वो नहर में नहीं कूदती, अब हम भी कूदेंगे सारे। अब ये 5 दिन से नाटक चल रहा है। तो अभी हमारे भगवंत मान साहब 8 PM CM, नहीं सर 8 PM नहीं, मेरे को आज कोई बता रहा था, नहीं सर कितने 8 PM और 7 PM सर, समटाइम्स 5 PM। ओ सर नहीं की गल्ला कर रहे हो यार, समटाइम्स 6 AM। तो सर वैसे जनरली 7 PM CM। आज मुझे एक बंदा बता रहा था कि सर मुख्यमंत्री जी जब 7 बजे सर जो एंड बढ़िया मूड बना लेंदे आ उदों सारे डिसीजन लेंदे आ। कहते सवेरे तो उन्होंने काम ही नहीं होंदा, उन्होंने हथ कंबदे आ। फिर शामी 7 बजे जो एंड मूड बना के इतना करके हाँ हुण लियाओ किहड़ी फाइल है, की होया प्रदेश च, तुहाडा प्रदेश ठीक नहीं चल रहा, मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगा एक दिन च। तो सर 7 PM CM जो है उस मैडम जो नहर में कूदी थी उसके घर पहुंच गए। 1 करोड़ रुपए दे दो तो यदि कुड़ी ने नौकरी दे दो ऑन कंपनसेटरी ग्राउंड। पर कहते सर कुड़ी तो हजे 3 साल दी है, हजे 3 साल दी, कोई नहीं 15 साल बाद दे देवांगे जदों 18 दी होएगी। मैं मेरी जुबान है, मैं लिख के जा रहा, जदों कुड़ी 18 साल दी होएगी उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर ला देंगे। पर ऐसे प्रदेश चल रहा है। वो अमृतपाल नामक एक जो वो था अग्निवीर, उसने भी अपने आप स्वयं अपनी जान ले ली थी। उसको भी मुख्यमंत्री आर्मी ने उसको कुछ नहीं दिया था, तो मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रुपए उसको भी दे आए थे। मेरी सर आज की वीडियो का पॉइंट यह है कि कुपात्र लोग सरकारी नौकरियों के लिए, कुपात्र
जो असल में 5,000 रुपए में भी महंगे हैं। प्राइवेट सेक्टर से ये जितने लोग सर धरना दे रहे हैं ना, आप इनको प्राइवेट सेक्टर में बोलो तुम पहले 5,000 का अपॉइंटमेंट लेटर लेके आओ, फिर हम देंगे तुम्हें 1.5 लाख। सर ये अपने उस डिग्री और उस क्वालिफिकेशन के बल पे 5,000 की नौकरी नहीं ढूंढ सकते प्राइवेट सेक्टर में, इनको 1.5 लाख की नौकरी चाहिए। चलो ये एक ट्रेंड है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में ही है। सरकारी नौकरी ढूंढने वाले 99% निकम्मे हैं। पर ये जो खतरनाक ट्रेंड भगवंत मान साहब ने चला दिया कि जो अपनी जान ले ले, जो खुद ही छाल मार दे, उसको 1 करोड़ रुपया और नौकरी। और सर ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है इस दुनिया में। अब आज की तारीख में हजारों लोग कह रहे होंगे पापे ओ यार की तू भी अपनी जिंदगी जी ले यार, तू भी मार दे छलांग नहर च। अब आपको लगा यार कैसी बात कर रहे हो। जी हाँ, अनुकंपा नियुक्ति होती है बहुत सारे विभागों में। मैंने यूपी में देखा है, बहुत सारे लड़के होनहार, जो वाकई होनहार लड़के होते हैं, वो नौकरी में रहते हुए अपने बाप को किसी भी तरीके से मेडिकली अनफिट करा के कुछ ऐसी बीमारी करवा दो, कुछ ऐसा करवा दो जिससे कि बाप जो है टाइम बोल जाए। जैसे मुझे उसकी जगह नौकरी में रहते रहते अगर बाप टाइम बोल जाए तो बेटे को नौकरी मिलती है, उसको अनुकंपा नियुक्ति कहती है। और मैंने हजारों लड़कों को देखा, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पोस्टेड था एक बार जहां पे यही डिपार्टमेंट था, तो मैं देखा कितने लोग अनुकंपा नियुक्तियों के लिए चक्कर मारते हैं। एक बार गांव में एक लड़का अपने बाप से लड़ रहा था कि अरे देखा फलाने मर गई ना तो उनके लड़का की नौकरी मिल गई, आप तो इतने निकम्मे हो कि आपसे ये भी नहीं हो रहा, काश आप मर जाते तो मुझे आपकी जगह नौकरी मिल जाती। तो ये एटीट्यूड है। तो पिपली लाइव फिल्म में यही दिखाया है ना कि वो किसान को सब लोग मोटिवेट करते हैं कि बेटा तू टाइम बोल जा, तेरी जगह हमें भी जो है पता नहीं कितना मुआवजा मिल जाएगा। इसीलिए सरकारें, समझदार सरकारें ऐसे केसेस में कभी भी मुआवजा या कुछ इस प्रकार का एक्सग्रेशिया बेनिफिट्स या इस प्रकार का कंपनसेशन नहीं देती। क्यों? लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लोगों को एक कारण मिल जाता है कि यार ये सबसे अच्छा तरीका है परिवार को, अगली पीढ़ी को मोटे पैसे दिलवाने का। अब 1 करोड़ रुपया सर और बच्ची को नौकरी, वाह साहब व्हाट अ वेरी गुड बार्गेन। अपनी निकम्मी नकारा नल्ली जिंदगी, जो आपने तो कुछ किया नहीं, चलो यही काम कर लो, नहर में ही छलांग मार दो, कम से कम बच्चे तो सुखी रहेंगे। और वोटों की राजनीति करने के लिए नेता ऐसे काम करते हैं जो भगवंत मान साहब कर रहे हैं। मान साहब ये काम मत करो, बहुत सी निकालनी पड़ेंगी सरंद कनाल में से 1 करोड़ रुपए और नौकरी के लिए। ये बड़ा ज्वलंत विषय है, इसको लाइटली मत लीजिए। और वो तमाम लोग जो सरकारी नौकरी की आस में अपनी जिंदगी गिला रहे हैं, भैया नहीं मिलेगी। मोदी जी ने पूरा देश बदल दिया। अमेरिका में भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, सरकारी नौकरी में वैकेंसी होती है और कोई चार्म नहीं है किसी का। ये तो जो समाजवादी देश होते हैं ना, हिंदुस्तान जैसे निकम्मे नकारा देश, वो है कि सारी जिंदगी सरकारी नौकरी के लिए, सारी जिंदगी वेट। मैंने तो देखा है, मैंने कहा लोग 60 साल के हो गए सरकारी नौकरी के हाथ में। वो यूपी में एडेड स्कूल्स होते हैं जिनमें यूपीएससी से, अब तो यूपीएससी से पुराने जमाने के एडेड लोग एडेड स्कूलों की आस में कि जब हमारे स्कूल को एड लग जाएगी तब हमें पक्की नौकरी मिल जाएगी, इस आस में लोग बुढ़े हो गए, मर गए। हमारे बगल के गांव में एक मास्टर साहब थे, वो सारी जिंदगी ऐसे ही एक अनएडेड स्कूल में नौकरी किए, 600 रुपए मिलते थे। और वो इस आस में कि कभी इस स्कूल को जब एड मिल जाएगी तो मुझे पक्की नौकरी मिलेगी। वो अभी 65 साल के हो गए, मर गए, आज तक उस स्कूल को एड नहीं लगी। तो सर सरकारी नौकरी की आस में देश को निकम्मा मत बनाओ, और इस तरीके से नहर में कूदने वालों को ये 1 करोड़ रुपए और उनके बच्चों को नौकरियां मत दो। पूरा देश कूद जाएगा नहर में, क्योंकि नौकरी के लिए कुछ भी करेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।